इस संस्था के सर्वे सर्वा श्री प्रबल प्रताप सिंह जी, श्री शुक्ला जी, हमारे बाल सखा, ये हमारे बाल सखा हैं। इनके पिताजी के साथ हमको विश्व हिंदू परिषद में काम करने का सौभाग्य मिला। इनके पिताजी के नाम में 3 एस हुआ करते थे, 3 एस। हम लोग उनसे कहते थे कि आरएसएस में तो केवल 2 ही एस हैं, आपके नाम के साथ 3 एस हैं। इनके आपके दादाजी का नाम था श्री सदाशिव शुक्ल। तो हम लोग काफी पुराने परिचित हैं। मुझे आप सभी बच्चों से बात करने का मौका सर ने दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी बच्चों का, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आपने इस विषय को चुना चर्चा करने के लिए जो आपकी उम्र से मेल नहीं खाता। क्या बकवास बात कर रहे हो यार, बुढ़ापे के बारे में क्या सोचना। वी आर जस्ट, वी आर यंग नाउ, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमें क्या जरूरत है सोचने की, है क्या जरूरत? क्यों, तुम्हें क्या पड़ी है? सर एक सेकेंड सर, उसी महाविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त किए हैं जहाँ से मैंने की है। और सर हमारे सीनियर हुआ करते हैं, हालांकि 5 साल सीनियर हुआ करते हैं, फिर उसी कॉलेज की घटना होता है। एक बार एक think.com एक पोर्टल आया था, उस पर अपनी चीज अपलोड करनी होती थी, अपने विचार। तो मैंने उसमें एक बार एक अपनी बात अपलोड की थी कि ये दुनिया एक बड़ा शून्य है और उसी शून्य में सब कुछ समाहित है। मतलब हमारी जो यात्रा है इस तरह से होती है कि हम जहाँ से शुरू होते वहीं पहुँच जाते हैं। हालांकि वो विषय अलग था जिस पर टॉपिक दिया था, तो हमने उसमें ये कहा था कि ये जो समाज है ऐसा ही नहीं था। प्रिमिटिव स्टेज में हम लोग जंगल में हुआ करते थे। मतलब हमारे पूर्वज लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज रहा करते होंगे, बिना कपड़ों के रहा करते होंगे, जंगल में रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने पत्तों का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा या किसी तरह से कुछ और, हमने फिर बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड हो करके हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहने लगे। फिर हम सिविलाइज्ड कहलाने लगे, इस हद तक पहुंचे कि हम सिविलाइज्ड हो गए। फिर धीरे धीरे कपड़ों की संख्या कम होती चली जा रही है, कपड़ों की संख्या कम होती चली जा रही है। और तो मैंने उसमें यही लिखा था, क्या हम फिर उसी आदिम काल को पहुंचने वाले हैं? अच्छा, फैशन की मार महिलाओं पर ज्यादा होती है। पुरुष तो पूरा गर्मी में भी टाई लगा दिल जाएगा पागलों की तरह, मतलब पूरा पसीने से तरबतर रहेगा, लेकिन टाई लगाएगा। कभी कोई ओकेजन ऐसा होगा तो तुमको उस टाई से क्या लेना देना है? तुम्हारे कंट्री का जो क्लाइमेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। देन व्हाई यू आर carrying that bloody tradition of English? वो उनके यहाँ ठंड होती है तो वो अपने गले को बंद करने के लिए यहाँ तक हवा ना जाए तो उसको टाई से बांध के रखते हैं। मैंने इंग्लिश वर्ड कहा तो आपने सोचा कि इंग्लिश क्यों कह रहे, सब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश अंग्रेज जो सिविलियन होते हैं उसको इंग्लिश भी कहा जाता है। मतलब कभी शायद कोई आशंका हो, मैं अपने विषय पर आता हूँ क्योंकि विषय हट जाएगा
तो वो बात नहीं आ पाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो हमारा पेशा ही बोलने का रहा है, तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। हमें खुशी है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मन में जैसा होता है वैसा व्यक्ति बोलता है। सबसे पहले विचार आता है, फिर विचार की अभिव्यक्ति उसकी वाणी से होती है। और आपकी जो अभिव्यक्ति है यह आपकी मनोस्थिति को दर्शाती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। मैंने अपने स्तर पर अपना मैनेजमेंट किया है, क्योंकि हम भी उसी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। 2016 में, उसके पहले से मैं 14-15 से बराबर प्रयास कर रहा था कि मैं ललितपुर आ जाऊं, क्योंकि हमारे पिताजी 1997 में रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए। 1997 में रेलवे में स्टेशन अधीक्षक थे यहीं ललितपुर में, और रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। और हम दोनों पति पत्नी ने ये तय किया कि अब हमें वापस अपने घर जाना चाहिए, हमारे माता पिता के पास जाना चाहिए। क्यों? हमारे पिताजी के पास ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई खाने की समस्या हो किसी प्रकार की। जितना मैं कमाता था उतना तो उनको पेंशन मिलती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास, कोई समस्या नहीं पैसे की। लेकिन पैसा हर समस्या का निदान नहीं है। पैसा चल करके काम नहीं कर सकता। पैसा एक साधन हो सकता है, साधन है पैसा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसा होना अच्छी बात है, पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, और अच्छे स्रोतों से करना चाहिए। मुख्य बात यह है, अच्छे स्रोतों से करना चाहिए। तो 1997 में पिताजी रिटायर हो गए थे, और काफी समय हमको ललितपुर से निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए हो गया था। मतलब केंद्रीय विद्यालय की सेवाएं करते हुए, जगह जगह भटकते हुए। तो अंततोगत्वा हमने 2016 में मैंने अपना ट्रांसफर ललितपुर कराया, मैं ललितपुर आया। और वास्तव में यदि मैं उस समय ललितपुर नहीं आता तो संभवतः आज वो इस दुनिया में ना होते, नहीं होते। इस बिटिया ने तो दादी को देखा होगा, बाहर बैठी रहती है अक्सर, जाती है उस तरफ, मंदिर तरफ जाती है तो दिखाई देते हैं। तो उनको हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पैसे की आवश्यकता नहीं उनको केवल सानिध्य की आवश्यकता है। अच्छे से दो बात उनसे करो, अच्छे से खुश होकर के बात करो, उनकी बात को सुनो। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं है तो आप झड़क के मत अपना व्यू रखो, एग्रेसिव वे एक्सेप्ट मत करो। आप पोलाइट वे में भी वो बात कह सकते हो। जब आप किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हो, आप अपने किसी बॉस से अगर एग्री नहीं करते तो क्या आप उससे एग्रेसिव वे में बात कर सकते हो? वो तो तुम्हारे पिताजी नहीं है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में जाकर के आप जॉब कर रहे हो और उसने आपको इतना लाद दिया काम से कि आप दिन भर में कर नहीं पा रहे हो, अगले दिन भी सुबह जल्दी आ रहे हो और अगले शाम को लेट जा रहे हो। आप अंदर ही अंदर भनभनाते रहोगे, बर्र की तरह भननाते रहोगे, लेकिन उसको क्या आप एरोगेंट वे में आप बात कर सकते हो? अगर आप एरोगेंट वे में बात करोगे उससे, नो, your behavior is not satisfactory, you may go, you are fired, जाइएगा। तो जिसने सारी जिंदगी हमारे आपके लिए झोंक दी,
आप उससे एरोगेंट वे में बात करोगे? क्यों करोगे? क्या इसलिए कि वो आपका डिपेंडेंट है? आप ये दिमाग में कभी मत लाना कि वो आपके डिपेंडेंट है, आप ये दिमाग में ही मत लाना। क्यों? जिसने सारी जिंदगी तुमको सहारा दिया, तुमको अस्पताल से लेकर के आए जब तुम किसी काबिल नहीं थे, जब तुम पैदा हुए थे अस्पताल से लेकर के आए जब तुम किसी काबिल नहीं थे, तुमको वहीं से छोड़ देते तो तुम्हारी जान मिनट भर में निकल जाती कि नहीं? या टांग पकड़ के ऐसे मार देते सीधे, कहीं हो गया था तुम्हारा काम, है? उन्होंने आपको उस स्टेज से, जब आप इन्फेंट चाइल्ड थे, whenever you was infant child, आपको संभाला, इतना बड़ा किया, आपकी हर व्यवस्था की, आपको इस लायक बनाया, सोचने समझने लायक बनाया, आप उनको निग्लेक्ट कैसे कर सकते हो? आप किसी भी भगवान की पूजा करो, कुछ भी करो, अगर आपके घर में शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है सब बात। और वो सुख और शांति कैसे आएगी? जब तक कि आप एक ऐसी मानसिक स्थिति नहीं बना लेते कि हमें अपनों का सम्मान करना है। आप सम्मान से बात करोगे तो वो प्यार से आपके सिर पर हाथ फेर देंगे, हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर उनके पास व्यवस्था नहीं भी होगी तो कैसे भी वो मैनेज करेंगे, उस चीज को मैनेज करेंगे वो आपके लिए। आपके दादा दादी भी आपके लिए मैनेज कर सकते हैं मैनेज। आपको अपने पापा के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप अपना मुंह तो सही रखो। आपके मुंह में ये आदत ही नहीं है कि अच्छे से बात करें। पता नहीं क्या समझ रहे, क्या समझते हो अपने आप को? हो क्या? आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचिए, आप हो क्या? कहाँ स्टैंड करते हो आप सोसाइटी में? कुछ नहीं हो आप जो कुछ भी आप अपने बड़ों की वजह से हो, आज यहाँ बैठे हो, अपने बड़ों की वजह से ही तो हो। जब आपके माता पिता हैं या जो भी हैं, मामा मामी हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं, नाना नानी हैं, आपके पीछे वो खड़े हैं, तब आप यहाँ हो। और आगे भी चल के जो भी आपका स्टेटस बनेगा सोसाइटी में, उन्हीं के त्याग की वजह से बनेगा, उन्हीं के त्याग के कारण बनेगा। तो क्या आप इतने स्वार्थी हो सकते हो? मतलब ये पेन में रिफिल खत्म हो गई है, जिसने चलना बंद कर दिया, यूज एंड थ्रो, यही कर रहे हैं ना लोग सोसाइटी में। बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है? यूज एंड थ्रो। मतलब अब वो काम क्यों नहीं रहे? ये मूल समस्या आती कहाँ से, इस बात पर अभी तक शायद आप लोग वहां नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मुझे बुलाया है कि आपने जो कुछ अनुभव किया वो भी बताओ। मूल समस्या कहाँ है? अपने परिवार में ही है, अपने घर में है। समस्या कहाँ है? अपने घर में। लोग वृद्धाश्रम की तरफ जा कैसे रखते हैं, कैसे अपने आप तो नहीं चले जाते, उनको हम और तुम ही तो छोड़ने जाते हो। अब इसमें लड़के को और लड़की को दोनों को संस्कारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सोसाइटी में लड़के की भी आवश्यकता उतनी है जितनी लड़कियों की आवश्यकता है, तभी ये सोसाइटी आगे चलती है। एक लड़की, माहौल को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से तुमको थोड़ा सा गुदगुदाने वाला हूं। एक लड़की की शादी होती है, जब वो अपने ससुराल जा रही होती है, तब उससे ये कोई नहीं कहता कि बेटा अपने सास ससुर का ख्याल रखना। लड़की जब विदा हो रही होती है, वो अपने भैया भाभी से ये जरूर कहेगी कि भाभी भैया मम्मी पापा का ध्यान रखना। अरे तू जिसके मम्मी पापा के पास जा रही है, तू उसके मम्मी पापा का ध्यान क्यों नहीं रखेगी? ये बता।
भाभी आप मम्मी पापा का ख्याल रखना। चलो ठीक है, मम्मी पापा का ख्याल उसने रख लिया, भाभी ने रख लिया, भैया ने रख लिया, लेकिन तू भी तो किसी की भाभी बनने जा रही है, हैं? तू भी किसी की भाभी बनने जा रही है, तू भी तो किसी का तू भी किसी की बहू बन रही है, किसी कोई तेरे भी सास ससुर हैं। क्या आप उस लाइबिलिटी के बारे में नहीं सोचोगे? अगर आप अपने मम्मी पापा के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि उनका कोई ख्याल रखे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस घर में आप जा रहे हो उसके मम्मी पापा का ख्याल आप भी रखो। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखोगे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे घर में जो लड़की गई है वो तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल रखे। क्यों रखे? क्यों रखे भाई? थोड़ा सीरियस मैटर है कि नहीं? बेटा बुरा तो नहीं लगा मेरी बात का? भले ही लगे, भले ही लगे। मैं इस बात, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो मुझे इन्हीं सब बातों से जानते हैं कि मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूँ और वही बात करता हूँ जो मुझे उचित लगती है। मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, मैं आश्चर्यचकित था सुन करके। एक लड़की विदा हो रही है, उसकी माँ कह रही है, बेटा तुम तो अपने से ध्यान रखना, बाकी तो ये जेठ जेठानी और ये तो सास ससुर तो होते रहते, तो अपना ख्याल रखना, अपने से मतलब रखना बस, और अपने मियाँ जी से मतलब रखना। तो सारी दुनिया को तुमने पागल समझ रखा है क्या? तुम आप सेल्फ सेंट्रलाइज हो जाओगे, आप सेल्फ सेंट्रलाइज हो जाओगे, आप अपने आप को कछुए की तरह अपने खोल में समेट लोगे। आपके पतिदेव और आपके बच्चे, यही आपकी फैमिली का कंसेप्ट है। आप किसी से मतलब नहीं रखोगे तो बाकी के लोग आपसे मतलब क्यों रखेंगे? वो पागल कुत्ते ने काट रखा है उनको, क्योंकि हम कोई उनको, हमारे तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कहेंगे ना कुछ दिन बाद, यहाँ तो मेरे को कुछ सुनता ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे आपने दी किसी को? आपने किसी को दी? आपने अपने जिस घर में आप शादी होकर के गई हो उस घर में जाकर के आपने अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखा? आप अपने घर में बड़े भाई से कैसे बात करते हो, भाभी से कैसे बात करते हो? वो भी तो किसी का बड़ा भाई है, वो भी तो किसी की भाभी है। अगर आपसे बड़े हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है ये आपको तय करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। उम्र में छोटे हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना ये भी तय करना पड़ेगा। क्यों? अपने छोटे भाई बहन को आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे ट्रीट करते हो? वही वही मापदंड आप वहां भी अपना लोगे तो खुश रहोगे, अपने घर में भी खुश रहोगे, और सास ससुर को ओल्ड एज होम नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? भैया भाभी मम्मी पापा का ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना। तो चलो भैया भाभी ने रख लिया ख्याल, लेकिन तू भैया भाभी जहाँ पर है तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा ना। बस ये लायबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। हमारे एंजॉयमेंट में, हमारे एंटरटेनमेंट में, हमारे वीकेंड प्रोग्राम में खलल पड़ता है ना? ये सब बातें हैं। तो वास्तविकता के धरातल पर आकर के देखिए पोजीशन क्या है। कहा किसी ने कि बड़ा अनुभव होता है बुजुर्गों को। अभी मैं यहाँ बैठ के कुछ थोड़ा याद आ रहा था कि मैं कहूँगा, अभी वैसे ही याद रह गया। एक संस्कृत में कहावत कही जाती है, श्लोक है, पुस्तकेषु चया विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न तो विद्या न तो धनम। ऐसा कहा है, पुस्तकेषु चया विद्या, पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान, परहस्त गतम धनम, अपने हाथ से किसी को अगर कुछ धन दे दिया वो संकट के समय ये काम नहीं आता। पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। पुस्तक के पन्ने पलटने पड़ते हैं, एक एक
अक्षर पढ़ना पड़ता है, तब आपको उस पुस्तक के ज्ञान का पता लगता है, पुस्तक में क्या लिखा है। पुस्तक अपने आप नहीं आ जाती, पुस्तक अपने आप आपके पन्ने पलटते जाएंगे, वो बोलती जाएगी और आप सुनते जाओगे। पुस्तक को पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये श्लोक को अपनी वृद्धावस्था के लोगों से जोड़ना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक की तरह है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वृद्ध लोगों की पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें ज्ञान तो भरा पड़ा है, एक एक पन्ने पर कुछ ना कुछ लिखा है, वो आपके काम का है, आपके जीवन की दशा को बदल सकता है वो। लेकिन वो पन्ने आप कैसे पढ़ लोगे? जब उनके साथ आप सद्भावपूर्ण व्यवहार रखोगे, जब आप अपने बुजुर्गों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार रखोगे, तभी वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। और आप क्या, आपका कोई काम होगा, आपने अपने कपड़े वपड़े डाले, उसके बाद चाबी उठाई, बाहर निकलने लगे, दादाजी ने कहा कहाँ जा रहे बेटा, बेटा कहाँ जा रहा? अरे आ रहा है, काम से जा रहा है। काम से जा रहा है? अब क्या, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि उन्हें आपके विषय में चिंता होती है। आपके घर के लोग ही आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या काम है। बाकी दुनिया जहान को आपसे मतलब है क्या? कोई पूछता है आपसे कि क्यों घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? कोई मतलब रखता? कोई मतलब नहीं रखता। वो आपके हितैषी लोग हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, इसलिए आपको लगता है बहुत टोकते हैं यार। बुढ़ा तो जब देखो जब बोलता ही रहता, जब देखो जब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब तक आओगे, सब इनको ही बताते जाओ। पूरी डायरी भर के रखो, सुबह से कहाँ गए थे, क्या किया, ये वो सब बताए ना। इतना तो पापा भी नहीं पूछते, ये दादाजी तो और पीछे पड़े रहते हैं, मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। भैया तो नहीं पूछते, भैया तो नहीं पूछते, भैया तो नहीं पूछते। अब मैं बात कर रहा था कि हमें मैनेज करने की आवश्यकता है, कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करें। अब उनका अनुभव जानने के लिए उनके किताब का एक एक पन्ना हमको कैसे पलटना है, ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। वो आपके खुद के व्यवहार पर निर्भर करता है। आप अपने दादा दादी से कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये मेन कॉज है। आप ढंग से बात ही नहीं करोगे तो वो भी बेचारे सिमट के एक कोने में बैठे रहेंगे, आप उनसे आग जला के बैठे रहेंगे आग के सामने। जब आप उनसे कुछ बात करोगे तभी उनकी जिंदगी का कोई पन्ना पलटेगा, फिर वो कहेंगे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वृद्धावस्था की जो समस्या है, ओल्ड एज होम की जो समस्या, वो हमने आपको बता दी, वो घर से ही शुरू होती है। समझ आ रही हो? तो इसमें लड़के को और लड़की को दोनों को संस्कारी होने की आवश्यकता है, तभी वृद्धाश्रम का कंसेप्ट खत्म होगा। जो व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ चाहते हो, वही व्यवहार आप दूसरे के माता पिता के साथ करिए। अच्छा, उनकी संपत्ति आप सारी चाहते हो। हाँ, लड़कियां जो दूसरे के घर में बहू बन के जाती हैं, अपने सास ससुर की संपत्ति पूरी चाहिए तुमको, लेकिन उनके प्रति लायबिलिटी का कोई भाव नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? ये दोहरा मापदंड ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा। तो हमारा सबसे यही कहना है कि हमें यही सारी चीजें देखना है कि हम अपने लड़कों को और लड़कियों को बराबरी से संस्कारित करें, जिससे कि हमारा परिवार, हम बड़ी बात नहीं कर रहे, हम केवल अपने परिवार की ही बात करें कि हमारा परिवार सुखी हो, समृद्धशाली हो, दूसरों के लिए एक कहने के लिए हो कि
देखो उस परिवार में, देखो आज तक पता नहीं चलता, उसके घर में 3-3 बहुएं हैं, कभी झगड़े की बात नहीं आती। क्यों? उसके घर के बच्चे कभी अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। सबसे पहले तो वे ऑफ टॉकिंग अपने को मॉडिफाई करने की जरूरत है। इफ वी आर टॉकिंग इन ए एरोगेंट वे, अगर हम बुरी तरह से बात कर रहे हैं, हाँ क्या है, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, इट इज नॉट गुड। आप अपनी वाणी में मधुरता लाइए, आप मधुर वाणी से अपने घर के लोगों को तो इम्प्रेस कर ही सकते हैं। आप घर के बाहर जाओगे ना, घर के बाहर भी आप अच्छे से किसी से बात करोगे तो आपके जो काम नहीं भी हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे। और आप किसी से अकड़ के बात करोगे तो रिक्शे वाला भी आपको नहीं बैठाएगा, बेटा नहीं है टाइम, जाओ, ठीक है बेटा। तो आगे चल करके आप इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने घर परिवार को बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए, जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार हम सबके साथ करें। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।